हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर जो है मंथली करंट अफेयर है। क्रॉनिकल मैगजीन से हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मंथली की मैगजीन आती है इसे सॉल्व कर रहे हैं। जनवरी मंथ की ये मैगजीन है, लेकिन यहाँ पे जो करंट अफेयर आपको मिलेगा ये 10 नवंबर से लेकर के आपको 10 दिसंबर तक का करंट अफेयर इस मैगजीन में मिल जाएगा। तो इसको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके यूपीपीसीएस मेंस के दृष्टिकोण से और साथ ही आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे दिया हुआ है, और इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आर्थिकी, यानी कि जो 10 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आर्थिकी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर थे वो सब दिए हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये करंट अफेयर क्लास। और ये क्लास क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है उसको देखते हुए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप करंट अफेयर अच्छे से तैयार करें। और एक ये नहीं है कि वन लाइनर रट लिए तो काम हो जाएगा, वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए, आर्थिकी है और आर्थिकी से यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर है यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण। तो यहाँ पे 14 से 27 नवंबर, कब से कब तक, तो 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले से ही हम अंडरलाइन किए हुए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है इसको हम पहले ही अंडरलाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित, किसके द्वारा ये मेला आयोजित किया गया, तो ये आयोजित हुआ है भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 14 नवंबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। किसके द्वारा, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कब, तो 14 नवंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इसकी थीम, तो इसकी थीम क्या थी, तो विकसित भारत @ 2047 है, जो 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और लचीला राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती है। यानी कि इसकी थीम क्या है, तो विकसित भारत @ 2047। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और लचीला राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है ये। बिहार और उत्तर प्रदेश इस मेले में भागीदार राज्य थे। बिहार और उत्तर प्रदेश इस जो मेले का आयोजन हुआ इसमें क्या थे, तो भागीदार राज्यों के रूप में भाग लिया था। और झारखंड क्या था, तो झारखंड जो है इस संस्करण का फोकस राज्य था, यानी कि जो 43वां संस्करण है इसका फोकस राज्य कौन सा है, तो झारखंड हो जाएगा। भागीदार राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश थे। नेक्स्ट पॉइंट है 43वें IITF के समापन समारोह। 43वें IITF मतलब कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पुदुचेरी को स्वर्ण पदक मिला। साथ ही मेघालय को रजत पदक और कर्नाटक को कांस्य पदक प्रदान किया गया। साथ ही राज्यों द्वारा विषयगत प्रदर्शन की श्रेणी में मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक, उड़ीसा को रजत पदक और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। स्वच्छ मंडप की श्रेणी में गोवा को स्वर्ण पदक मिला। तो यहाँ पे ये जो पदक दिए गए हैं इसको आप लोग याद करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे करंट है वह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण। तो नवंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चौथे चरण के एकीकरण का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि ये पहला नहीं है, चौथे चरण का ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीयकरण एकीकरण किया गया है। कौन से नंबर का है ये, तो ये चौथे नंबर का है। तो यहाँ पे इसके तहत जो रीजनल रूरल बैंक है यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इनकी संख्या जो 43 है अभी, इसको घटाकर कितने करने की कोशिश की गई, तो 28। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत के तहत RBI का ये जो एकीकरण है ये किया जा रहा है, सॉरी RRB का एकीकरण किया जा रहा है। जिन राज्यों में RRB का एकीकरण होगा उनमें आंध्र प्रदेश, जहाँ सबसे अधिक 4
RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 3-3 मतलब उत्तर प्रदेश में 3 है और पश्चिम बंगाल में 3 है तो इनका, तथा बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में जहाँ पे 2-2 रीजनल रूरल बैंक है, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। इन राज्यों को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है कि एक राज्य और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। इसके लिए जहाँ पे भी अधिक हैं इनका एकीकरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 में डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे ग्रामीण बैंकों के जो एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी कब, तो 2004-05 में डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिश पर ये जो है की गई थी, शुरू की गई थी। 2020-21 तक 3 चरणों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई। चौथे समेकन चरण का लक्ष्य जो है संख्या को और कम करके 28 करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, तो 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिश पर ये हुई थी। इसकी स्थापना कब, तो 1975 में। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था। नेक्स्ट है यहाँ पे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का FDI के रूप में पुनः वर्गीकरण। तो यहाँ पे एक है FPI और दूसरा है FDI। तो FPI और FDI क्या है, तो ये किसी देश द्वारा दूसरे देश में निवेश करने के माध्यम है। तो FPI जो है मेनली क्या होता है, तो FPI में वित्तीय क्षेत्र में निवेश किया जाता है और कम समय के लिए ये निवेश FPI में किया जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FDI में व्यवसायिक क्षेत्र में निवेश होता है और लंबे समय के लिए इसमें निवेश किया जाता है और 10% से अधिक इसमें निवेश किया जाता है, जबकि FPI में 10% से कम निवेश किया जाता है और कम समय के लिए निवेश किया जाता है। तो इसका यहाँ पे पुनः वर्गीकरण किया गया, इसके बारे में दिया हुआ है। तो 11 नवंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि FPI को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुनः वर्गीकृत करने हेतु एक नया ढांचा जारी किया, जिसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भारतीय कंपनियों में इक्विटी होल्डिंग निर्धारित 10% सीमा से अधिक होने पर अपने निवेश को FDI में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर 10% से ज़्यादा होता है तो आप उसे FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसको परिवर्तित कर लीजिए। तो यहाँ पे यही इसी के बारे में दिया हुआ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के परामर्श से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया सीमा से अधिक के लेन देन की तिथि से 5 कारोबारी दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान नियमों के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी शेयरों के बदले में कंपनियों को शेयर धारकों से प्राप्त होने वाली धनराशि का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं। रूपरेखा के अनुसार यदि FPI अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने का इरादा रखता है तो FPI को सरकार और संबंधित भारतीय निवेशकर्ता कंपनी से अनुमोदन सहमति प्राप्त करनी होगी। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई FPI जो है FDI में पुनर्वर्गीकृत करने का इरादा रखता है तो उसको सरकार से और साथ ही संबंधित भारतीय निवेशकर्ता कंपनी से यानी कि जिसमें वो निवेश कर रहा है उससे अनुमोदन या सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। FPI पुनर्वर्गीकरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन, भुगतान का तरीका और गैर ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग विनियमन 2019 द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा, तो ये जो पुनर्वर्गीकरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन 2019 है उसके द्वारा इसे निर्देशित किया जाएगा। साथ ही उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित है, जैसे रियल एस्टेट व्यवसाय, जुआ, निधि कंपनियां आदि। यानी कि इन सब जगहों पर FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे FPI का निवेश प्रतिबंधित है। तो जाहिर सी बात है तो ये FDI में वो कैसे परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रहा कि रियल एस्टेट व्यवसाय, जुआ और निधि कंपनियां इनमें जो है FPI बैन मतलब प्रतिबंधित है। FPI इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है भारत के पहले एआई डेटा बैंक का शुभारंभ। तो 20 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा 7वीं ग्लोबल एआई लीडरशिप मीट 2024 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो एसोचैम के द्वारा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और कब किया गया? तो 20 नवंबर को। और ये 7वें ग्लोबल एआई लीडरशिप मीट है जो कि 2024 में किया गया। नेक्स्ट है इसकी थीम, तो भारत के लिए एआई, भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन। तो इसकी थीम क्या है? तो भारत के लिए एआई, भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका लक्ष्य जो है यह नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य है शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विविध डेटासेट तक पहुंच प्रदान करके तकनीकी विकास और नवाचार को गति देना है और स्केलेबल और समावेशी एआई समाधान बनाने के लिए आवश्यक है। यह डेटा बैंक उपग्रह, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेटा के वास्तविक समय विश्लेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। साथ ही इसके द्वारा साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमानित विश्लेषण के लिए एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकेगा। सरकार स्वास्थ्य सेवा, कृषि, स्मार्ट शहरों और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षाविदों, निजी उद्यमों और स्टार्टअप्स के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन दे रही है। क्योंकि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र जो है बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे भारत में पहले एआई डेटा बैंक का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट है वह है कि भारत मालदीव स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु समझौता। तो 22 दिसंबर 2024 को मुंबई में, कहाँ पे? तो मुंबई में आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं यानी कि भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया के उपयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। यानी कि जो ये डॉलर की व्यापकता है, यानी कि डॉलर में ही सब चीज़ें करनी होती हैं, तो उसकी वजह से भारत और मालदीव ने एक समझौता किया है जिसमें वे अपनी भारतीय मुद्रा और मालदीवन मुद्रा में दोनों जो है व्यवसाय करने का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, ताकि डॉलर की जो ये एक तरीके से वर्चस्व बना हुआ है वो थोड़ा कम हो। तो भारत रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के अपने प्रयासों के तहत स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसके लागू होने से व्यापार निपटान को सरल बनाने, लेन देन की लागत को कम करने तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब स्थानीय मुद्रा ढांचे के लाभ क्या हैं? तो अनुकूलित व्यापार लागत। स्थानीय मुद्राओं में प्रत्यक्ष निपटान से अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरे पक्ष की मुद्राओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे मालदीव का रुपया है, मालदीवन रुपया है, और भारत का भारतीय रुपया है, तो फिर भी अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, भारत एवं मालदीव के बीच में हो रहा है, तो उनको डॉलर में करना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे ये समझौता किया जा रहा है ताकि वो अपने या तो भारतीय रुपये में या फिर मालदीव रुपये में ये मतलब जो आयात निर्यात है ये कर सके। यहाँ डॉलर की जो डॉलर पे निर्भरता है वो कम हो, इसलिए ये किया जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि बेहतर निपटान समय, तीव्र प्रसंस्करण के तीव्र भुगतान चक्र सुनिश्चित होता है और मजबूत द्विपक्षीय संबंध। यह पहल भारत और मालदीव के बीच वित्तीय एकीकरण और आर्थिक सहयोग को गहरा करती है। साथ ही बढ़ी हुई व्यापार संभावना। तो भारतीय रुपया और मालदीव रुपये के उपयोग को प्रोत्साहित करने से भुगतान प्रणालियों को सरल बनाकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह सहयोग द्विपक्षीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट है वह है कि CPSE के लिए संशोधित पूंजीकरण पुनर्गठन मानदंड। CPSE, तो CPSE जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड यहाँ पे
किया गया है। तो 18 नवंबर 2024 को निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको दीपम कहा जाता है, ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी कि CPSE के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड जो है जारी किए हैं। अब ये दिशा निर्देश वित्त वर्ष 2024-25 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होंगे। दूसरी तरफ ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और निगमित निकायों पर लागू नहीं होते हैं। किस पे लागू नहीं होते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों और निगमित निकायों पर ये लागू नहीं होते हैं। ये दिशा निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, जहां मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हिस्सेदारी 51% से अधिक है। तो ये किस पे लागू होंगे? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, जहाँ मूल्य जो है यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हिस्सेदारी जो है यह 51% से अधिक है, वहाँ पे ये दिशा निर्देश लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार NBFC यानी कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, तो ये क्या NBFC क्या होते हैं? तो NBFC ऐसे संस्था हैं जो बिना बैंकिंग लाइसेंस के वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग सुविधाएं देती हैं। इनका जो पंजीकृत और विनियमित किसके द्वारा इसको किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है? तो RBI के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। लेकिन ये एक वित्तीय कंपनियां हैं जो बिना बैंकिंग लाइसेंस के ही वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं। NBFC जैसी वित्तीय क्षेत्र की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को शुद्ध लाभ का 30%, शुद्ध लाभ किसे कहेंगे? तो उस शुद्ध लाभ वह होता है जो किसी कंपनी के कुल राजस्व में सभी खर्च को घटाने के बाद प्राप्त होता है, उसे शुद्ध लाभ कहेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को शुद्ध लाभ यानी कि 30% या निवल मूल्य का 4%, जो भी अधिक हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य है। 2016 में जारी पहले दिशा निर्देश में लाभांश भुगतान की आवश्यकता कर के बाद लाभ का 30% या शुद्ध मूल्य का 5% जो भी अधिक हो थी। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कोई अलग से उल्लेख नहीं था। संशोधित दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का बाजार मूल्य पिछले 6 महीने से लगातार बुक वैल्यू से कम रहा है। अब बुक वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू वह है कि जो किसी कंपनी या परिसंपत्ति की बैलेंस शीट के मुताबिक उसकी जो कीमत होती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो लगातार पिछले 6 महीने से लगातार बुक वैल्यू से कम रहा है तथा जिसकी कुल मूल्य संपत्ति कम से कम 3000 करोड़ रुपए तथा नकदी और बैंक बैलेंस 1500 करोड़ रुपए से अधिक है, वे अपने शेयरों को वापस खरीदने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। तो कोई भी सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसका बाजार मूल्य पिछले 6 महीने से लगातार उसके अंकित मूल्य से 150 गुना अधिक है, अपने शेयरों को विभाजित करने पर विचार कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो करंट है वह है कि अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी। तो नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं में प्रदेश के सियोमी जिले में 186 मेगावाट के तातो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना तथा सियोमी जिले में ही 240 मेगावाट की हियो जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पे सियोमी जिले, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में ही 2 जल विद्युत परियोजनाएं लगी हैं। पहले का नाम है तातो जल विद्युत परियोजना जो कितने मेगावाट का है? तो 186 मेगावाट का, और दूसरा है हियो जल विद्युत परियोजना, ये कितने मेगावाट का है? तो ये 240 मेगावाट का है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 1750 करोड़ रुपए तथा 1939 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। 186 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली तातो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना 802 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। वहीं 240 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली हियो जल विद्युत परियोजना जो है यह 1000 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली से अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और राष्ट्रीय ग्रिड में संतुलन होगा।
राष्ट्रीय ग्रिड भी संतुलित होगी। परियोजनाओं का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा। तो इनका क्रियान्वयन जो है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और साथ ही अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन हेतु इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी। तो 5 नवंबर 2024 को भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और कजाकिस्तान के उस्त कोमेनगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट JSC ने भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए एक भारत कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी IREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। यानी कि भारत एवं कजाकिस्तान ने जो है टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए एक कंपनी यानी कि IREU के टाइटेनियम लिमिटेड के लिए यहाँ पे स्थापना के लिए समझौता किया है। यह संयुक्त उद्यम दोनों कंपनियों की ब्रांड इक्विटी को बढ़ाएगा और साथ ही टाइटेनियम मूल्य श्रृंखला में भारत और कजाकिस्तान के लिए विकास इंजन के रूप में कार्य करेगा। इससे निम्न श्रेणी के इल्मेनाइट को उच्च श्रेणी के टाइटेनियम फीड स्टॉक में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही इससे उड़ीसा में रोजगार के अवसरों में भी सृजन होगा। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड उड़ीसा में अपने संचालन के दौरान अधिशेष इल्मेनाइट उत्पन्न करता है और इस मामले में दुनिया भर में गुणवत्ता वाले खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी यौगिकों की आपूर्ति के लिए जाना जाता है। कजाकिस्तान का UKTMP JSC दुनिया की सबसे बड़े एकीकृत टाइटेनियम उत्पादकों में से एक है। इसमें कच्चे माल के निष्कर्षण से लेकर उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद जैसे टाइटेनियम स्पंज और सिल्लियाँ शामिल हैं। इसके उत्पादों को एरोस्पेस उद्योग के सभी विश्व निर्माताओं जैसे बोइंग और एयरबस द्वारा प्रमाणित किया जाता है। 100% टाइटेनियम उत्पादों को अत्यधिक विकसित देशों में निर्यात किया जाता है। UKTMP JSC TI स्लैग को उत्पादन की तकनीकी प्रदान करेगा। साथ ही TI स्पंज संयंत्र में आगत के लिए इसका उपयोग करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे करंट अफेयर है यह है कि FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी। तो 6 नवंबर 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय खाद्य निगम में 2024-25 में बेज एंड मीन्स एडवांस। तो बेज एंड मीन एडवांस क्या है, तो RBI द्वारा राज्य सरकारों को उधार देने की एक सुविधा है क्या, तो बेज एंड मीन एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित करके 10,700 करोड़ की इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग इस वित्तीय वर्ष में FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर के किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। सरकार का यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। FCI ने 1964 में 100 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपए की इक्विटी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। फरवरी 2024 में इसकी अधिकृत पूंजी 21,000 करोड़ रुपए थी। FCI की इक्विटी 2019-20 में 4,496 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपए हो गई है। FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडारण के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्नों के वितरण और बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों के स्थिरीकरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि MSP के तहत जो है कितनी फसलों पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे करंट अफेयर है यह है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की आम परिषद की बैठक। तो 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC की 91वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। कौन से क्रम की है? तो 91 यानी कि 91वें आम परिषद की बैठक है। किसकी? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की। किसने संबोधित किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसको संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके अनुसार केंद्र सरकार सहकारिता के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में NCDC यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अहम भूमिका है। बैठक में श्वेत क्रांति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिए जाने की वकालत की गई है। साथ ही दुग्ध उत्पादक संघों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ सहकारी इंटर्न योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य जो है यह राज्य और जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने और पैक्स को मजबूत करने में मदद करना है। अब ये पैक्स क्या है? तो पैक्स जो है प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति है, जिसको जो है एक सहकारी संस्था है जो किसानों को ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। तो ये पैक्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन जो है 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में किया गया था। तो NCDC यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1963 में हुई है। तो ये रहे आर्थिकी से संबंधित जो भी करंट अफेयर 10 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में थे, उनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।